दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का पर्व जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उन 6 सीटों और छत्तीसगढ़ की उन 3 सीटों की जहां दूसरे चरण के तहत आज मतदान संपन्न हुआ। एमपी की 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ और जिन 6 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना और टीकमगढ़ लोकसभा सीट शामिल है। अब कैसा रहा दूसरे चरण का चुनाव और इस बार का मतदान आखिर क्या कहता है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मौजूद होंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े बता देते हैं कि आखिर ओवरऑल किस तरह से देश की हम बात करें उन 88 सीटों पर जहां आज वोटिंग हुई, क्या ग्राफिक के जरिए परसेंटेज रहा या मध्य प्रदेश के उन अलग अलग 6 सीटों पर क्या परसेंटेज रहा। पहले इन 6 तस्वीरों को देख लीजिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग सीटों की ये तस्वीरें। आज सुबह से लोग अपने घरों से मतदान करने के लिए निकले जरूर, लेकिन आंकड़े जो परसेंटेज आए हैं वो थोड़े कम इशारा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर कम वोटिंग हुई है दूसरे चरण में। पन्ना जहां पर काफी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। इधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निवाड़ी की तस्वीर आप देखिए। छत्तीसगढ़ के बालोद में भी आज वोटिंग हुई, सतना में भी आज वोटिंग हुई, धमतरी में भी वोटिंग हुई। और इन 6 तस्वीरों में एक बात जो समान है, जो कॉमन है, वो ये है कि कहीं दूल्हा नजर आ रहा है, कहीं दुल्हन नजर आ रही है। दुल्हन विदा होने के पहले अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंची। दूल्हा बारात लेकर अपनी दुल्हन को ले जाने से पहले अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचा। शादी से पहले, विवाह के बंधन में बंधने से पहले इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आम लोग कहां पीछे छूट गए, आंकड़े कम क्यों आ रहे हैं परसेंटेज के दूसरे चरण में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। 2 राजनीतिक मेहमानों का हम रुख करेंगे और हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पैनल से मिला देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका शेख साहब। हमारे सहयोगी भोपाल से इजहार खान जुड़ गए हैं और देशदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक ओवरऑल कॉमन पैटर्न मध्य प्रदेश में आज 6 सीटों पर क्या रहा, जल्दी से संक्षिप्त में हमारे सहयोगी इजहार से हम जान लेते हैं। इजहार जरा जल्दी से बता दीजिए जिन 6 सीटों पर आज मध्य प्रदेश की वोटिंग हुई है, दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना, टीकमगढ़। होशंगाबाद सीट को अगर छोड़ दें तो लगभग जो परसेंटेज शाम 5 बजे तक के आए हैं वो कुछ खास नहीं है। खासतौर पर पिछले 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सुबह से क्या अपडेट? इजहार सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरे मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेख साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन सकता हूं आपको। शेख साहब, तो चलिए चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो जिस तरह से उम्मीद से ज्यादा जनता ने आपको झोली भर भर के दिया, प्रदेश की महिलाओं ने, बहनों ने भर भर के दिया। लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी को लेकर जो पार्टी ने तैयारियां की, कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम भी मध्य प्रदेश की 12 से 15 सीटों पर मजबूत स्थिति में हैं। ये जो दूसरे चरण में दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना जहां आज वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक हमारे जितने कार्यकर्ताओं से बात हुई और जितना हमारे बूथों का हमको फीडबैक मिल रहा है, पिछली बार से ज्यादा हमको मत मिल रहे हैं, यह निश्चित है। और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारा वोटर जो है वो बाहर निकला है, उसने मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में वोट दिया है और मोदी जी का नेतृत्व, कार्यकर्ता का परिश्रम, उसी कारण मैं आज कह पा रहा हूं कि आज कांग्रेस दूसरे चरण में परास्त हो चुकी है। और लेकिन मैं कांग्रेसियों को भी एक बात कहना चाहूंगा दीपक, कि ये ठीक है,
आपको भी नजर आ रहा है कि आप चुनाव हार रहे हो, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में परिश्रम करना चाहिए। आप भी अपने वोटर्स को निकालें, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। हो ये रहा है कि कांग्रेस के टेबलें खाली पड़ी हैं, बस्ते नहीं लगे हैं, और इनके कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से जो इनका वोटर है ना, वो भी नहीं निकल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता हमारे वोटर को निकाल रहा है, उत्साहित कर रहा है, इनको भी करना चाहिए। लेकिन खास तौर पर कांग्रेस जो दावे कर रही है, मैं जरूर ये सवाल कांग्रेस के मेहमान से भी पूछूंगा जब वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। युवा बागडोर इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संभाल रही है। खासतौर पर जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, ये वो कुछ युवा नेताओं के नाम हैं। ये दावा कह रहे हैं बदलाव का। विधानसभा में जो हुआ सो हुआ, वो भूल चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्होंने मेहनत की है और टक्कर देने की बात कह रहे हैं। मोदी की गारंटी हो, आपके अपने दावे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे डाइजेस्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस इसे इतनी आसानी से क्लीन स्वीप आपको नहीं देगी, ना वो ये स्वीकार करेगी कि जनता क्लीन मैंडेट इस बार दे रही है। इनके तथाकथित युवा जो हैं वो तो मुंह के लाल हैं, तो मुंह से तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि 4 लाख से ज्यादा कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी को त्यागा है इन्हीं जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में। और जिस प्रकार के संबंध जीतू पटवारी के उमंग सिंगार के हैं, उसको भी कोई नहीं भूल सकता। आप ये देखिए, अपनी होम टर्फ जो है, जो इंदौर की सीट है, वहां से जीतू पटवारी भाग गए। वो चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उनको पता है स्थिति परिस्थिति कितनी खराब है। मैं ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी कैंडिडेट, मैं अक्षय कांति बम के विषय में ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को इंदौर की सीट पे जीतू पटवारी की होम सीट पे उतारा है, यदि वो ज्यादातर लोगों के सामने से निकल जाए तो पहचानेगी भी नहीं उनको। तो ये जो आप युवा की बात कर रहे हैं ना, ये तो सबसे खराब नेतृत्व रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिनकी नजरों के सामने, जिनके हाथों के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है। 4 लाख लोगों ने, वरिष्ठों से लेकर जूनियर्स ने तक की कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो आप किन युवाओं की बात कर रहे हैं? लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि कांग्रेसियों को भी ये सोचना होगा कि ठीक है, बीजेपी जीत रही है, नजर आ रहा है, लेकिन अपने वोटर्स को कुछ तो निकालें। इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। कांग्रेस ही बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, और बीजेपी का वोटर तो पूरा निकल रहा है, जोर शोर से निकल रहा है, लेकिन कांग्रेस का वोटर नहीं निकला है। और इस वजह से जो मत प्रतिशत है वो भी डाउन हुआ है। तो इस बार 29 सीटें ला रही है बीजेपी। कोई शक ही नहीं है उसमें, 100%। चलिए, अन्य नेताओं की तरह डॉक्टर गुलरेज शेख साहब भी पूर्णतः ये दावा कर रहे हैं और दमदारी से 100% 29 सीटें आ रही है। लेकिन यकीन मानिए, दर्शकों को हम बता दें, अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई कांग्रेस के लिए मुश्किलें और अधिक बढ़ जाएंगी। पिछली बार एक सीट ने थोड़ी लाज बचा ली थी, छिंदवाड़ा की सीट ने, लेकिन अगर इस बार छिंदवाड़ा भी हाथ से निकलती है तो कांग्रेस का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इजहार, आप सुन पा रहे हो अगर, तो जरा ओवरऑल संक्षिप्त में जल्दी अपडेट दे दीजिए। सुबह से लेकर आज शाम तक जिन 6 सीटों पर मतदान हुए हैं, रीवा, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, होशंगाबाद, सिर्फ होशंगाबाद सीट ऐसी है जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, और वहां तो खुद किसान नेता प्रत्याशी है चौधरी साहब। लेकिन 2019 के मुकाबले शाम 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो बहुत कम है। इशारा क्या कर रहे हैं ये तो जनता परिणाम बताएंगे, लेकिन ओवरऑल सुबह से क्या हैपनिंग रही इन दूसरे चरण की 6 सीटों पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई थी, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोशिश थी कि जो मोमेंटम बना है उसको लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखा जाए। और कोशिश भी की गई। बड़े नेता लगातार मध्य प्रदेश में आए, चाहे फिर कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, सबने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा वोट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में भाग लें। लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई नहीं दिया। फर्स्ट चरण में भी जो वोटिंग हुई वो बहुत खास नहीं हुई। और अब जब आज जो मतदान हुआ, अगर हम 5 बजे की बात करें, तो उसमें भी वो बात नहीं दिखाई दी जो होना चाहिए थी। तो कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव था, और जिसके बाद से लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बातें कर रही थी, हर बूथ पर वोट शेयर बढ़ाने की बातें कर रही थी, नए वोटर्स को बात कर रही थी, फिर कांग्रेस के वोटर्स के वोट की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो उसका असर दिखाई नहीं दिया। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही थी कि 10 सीटें, 12 सीटें, 15 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें। तो कहीं ना कहीं ये जो कम वोटिंग हुई है, इससे सभी का जो गणित है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स थे, हमने वोटर्स को निकाला, वोट डालने गए, कांग्रेस के वोटर्स नहीं दिखे। लेकिन
ये तो जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतनी कोशिशें करी, तरह तरह के अभियान चलाए, जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने भी पूरी कोशिश ही करी, तरह तरह के जो है प्रयोग किए गए, नवाचार अपनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो वोटिंग परसेंट है वो नहीं बढ़ा तो इस पर गौर करने वाली बात है, और इस पे जो है समीक्षा होना चाहिए इसकी कि क्या वजह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। देशदीप सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरह मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज दूसरे चरण के तहत चुनाव संपन्न हुआ है, एक चीज मैं ये भी देख रहा था, जातीय समीकरण के लिहाज से 2 सीटें तो ऐसी है जहां बिल्कुल समानांतर पैरेलल कैंडिडेट्स हैं। रीवा में आप देखिए मिश्रा वर्सेस मिश्रा का मुकाबला, दमोह में लोधी वर्सेस लोधी, खजुराहो में वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके सामने कोई बड़ा राजनीतिक दल ही नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। ये जो 6 सीटों पर अब तक वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक आए हैं, किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं और अब तक के इस पर आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे सक्सेना जी? देखिए दीपक, बहुत ही चिंता का विषय है ये, और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से कम प्रतिशत में वोटिंग हुई है सेकंड फेज में। अगर हम होशंगाबाद को छोड़ दें, नर्मदापुरम को, तो सभी जगह काफ़ी कम वोटिंग परसेंटेज है। वो क्यों हुआ इसका एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये शादियों का सीज़न है। आज सुबह से आपके चैनल पे भी जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, अभी आप खुद भी बोल रहे थे कि दूल्हा दुल्हन, किसी ने अपनी हल्दी के बाद दुल्हन ने आके पोलिंग करी, किसी ने अपनी विदाई के पहले करी, लेकिन दूल्हा दुल्हन ने पोलिंग करी। ये दर्शाता है कि किस बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश के उन इलाकों में, पूरे मध्य प्रदेश में ही, लेकिन हम उन इलाकों की 6 सीटों की बात करें जहां आज पोलिंग थी, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में शादियां थी। ऐसा कहते हैं कि आज बहुत बड़ा लगन था, और इस कारण जो वोटर्स थे वो वोटर्स शहर के बाहर शादियों में भी गए हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स, और वो आज पोलिंग के दिन वापस नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो शादी का सीज़न है ये एक बहुत बड़ा कारण है पोलिंग परसेंटेज कम होने का। उसके अलावा शायद गर्मी भी हो सकता है, या फिर वोटरों में किसी तरह का कोई एक उदासीनता उनकी दिखाई दे रही है, उनके मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, ऐसा लगता है। शायद ये भी कारण हो सकता है कम पोलिंग परसेंटेज का। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं कि पोलिंग परसेंटेज बढ़े। दोनों बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों ने भी बहुत एक वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करी है। खासतौर से बीजेपी ने, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा, हाल ही में हुए थे जो मध्य प्रदेश में 4-5 महीने पहले, और अभी, कि किस तरीके से बहुत माइक्रो लेवल पे वोटर्स को साधने की कोशिश की है कि उनको किसी ना किसी तरीके से घर से बाहर निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए। लेकिन जब वोटर्स होंगे नहीं तो क्या करेंगे, और यही मुझे लगता है आज हुआ है। और इससे सबसे ज़्यादा समीकरण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक आपने जातीय समीकरणों की बात कही और कुछ लोकसभा सीट्स के बारे में बात करी, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि जहाँ लोधी लोधी है, जहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण है, या समान जाति के वोटर्स हैं, तो उसमें किस तरीके से डिवीज़न होता दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कोई भी सीट्स हों, जो ओबीसी वोटर है, जो मैंने थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में अभी जो दौरे किए हैं उससे मुझे समझ में आया कि ओबीसी वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना मुझे खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है जितना कि एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी, या उनको अपनी ओर झुकाने की कोशिश कर रही है बड़े नेताओं के भाषण के जरिए। तो ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ मुझे ऐसा लगता नहीं है, या कम संख्या में है। हमें ये देखना है कि जो जैसे आपने लोधी वोटर्स की बात करी कि दोनों पार्टियों के लोधी वोटर हैं, खासतौर से दमोह में, तो वहाँ फिर कास्ट कॉम्बिनेशन क्या बैठता है, क्या वोटर मोदी की गारंटी, राम, और जो कम्युनल इशू है, वो जो 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी वोट मांग रही है, तो क्या उनका झुकाव उसकी तरफ होता है, या फिर सिंपल वो कुछ और उनके दिमाग में चलता है, डेवलपमेंट उनके दिमाग में है, या कुछ और है, ये देखना भी बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है दीपक, वो है
कम पोलिंग परसेंटेज। बिल्कुल, निश्चित ही आपने सही बात कही देशदीप जी, और वाकई ये चुनाव आयोग के लिए भी, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक चिंता का विषय है कि आखिर कम परसेंटेज क्यों रहा। चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने अपनी जीत का दावा किया है। मतदान के बाद एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि राजनांदगांव सीट कांग्रेस जीत रही है और दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की तीनों सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने भूपेश बघेल से बातचीत की, सुनाते हैं आपको। फिर से आप इलेक्शन में आ गए हैं और चुनाव हो चुका है, क्या लग रहा है? जबरदस्त एक तरफा माहौल है, सभी के चेहरे में प्रसन्नता है और सब लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और नांदगांव में एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी सीटों पर भी मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ है और पोटेंशियल वाली सीट कांग्रेस के लिहाज से मानी जा रही थी, क्या लग रहा है? तीनों सीट हम जीतेंगे। अभी जो द्वितीय चरण के छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए, तीनों सीट हम लोग। एक लहर की बात चल रही थी पूरे प्रदेश में भी, देश भर में चल रही है, उस बीच में कितना मुश्किल रहा आप लोग को प्रचार करना और कितना आसान रहा अपनी बातों को जो अभी अभी सरकार गई है उसको मनवाना कि हमने अच्छा काम किया था? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगाए थे, जनता तो पहले से जान रही थी खोखला नारा है। दूसरी बात यह है कि जनता के बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाना अखर गया, उनको मलाल था कि सरकार को नहीं जाना था, क्योंकि सरकार है किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, महिलाओं की सरकार थी, सबका हितों का ध्यान रख रहे थे। किसी से नाराज़गी रही होगी, लेकिन सरकार चली जाए ये कोई उम्मीद नहीं किया था। अब जब चली गई तो उन्होंने भरपाई के रूप में लोकसभा हमको दिया है। बिल्कुल दाऊ जी, जो 8 सीटें हैं आपके क्षेत्र में जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे थे, उसमें जो बीजेपी की सीटें हैं 3, वहाँ पर वोटिंग परसेंट कम हुआ है, जबकि जहाँ पे आपके विधायक हैं, मतलब आपकी पार्टी के विधायक हैं, वहाँ वोटिंग परसेंट बम्पर हुआ है, अंतर ज़्यादा है उन सीटों के मुकाबले, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं अभी वो एनालिसिस नहीं किया हूँ, लेकिन ये है कि हम ये तीनों सीट जीत रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ तक कि नांदगांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे गया तो वहाँ तो सुबह की बात है, लेकिन वहाँ लंबी कतारें थी, तो वोटिंग परसेंट अब कितना है तो आखिरी में पता चलेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल कि आपके साथ एक धक्का मुक्की की घटना हुई थी जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से आया सामने, क्या था मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, एक प्रत्याशी को बूथ में जाने से रोक रहा है, और जबकि निर्वाचन आयोग खुद ही अनुमति दे रखा है, हम लोग कार्ड दिया, पास मिला हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोगों को रोका गया है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही पुलिस। बिल्कुल, तो ये भूपेश बघेल थे कांग्रेस प्रत्याशी, और जिनका ये दावा है कि कांग्रेस जीतेगी। हालांकि परिणाम क्या होंगे 4 जून को सामने आएंगे। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। चलिए, दमदारी से काफी अच्छा विश्वास है भूपेश बघेल का, जो कह रहे हैं कि ठीक है, जनता ने विधानसभा में वोट नहीं दिए, सरकार हमारी जरूर चली गई, लेकिन अब जनता एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हमें मौका दे रही है। छत्तीसगढ़ में क्या परिणाम होंगे 4 जून को पता चलेगा। हमारे साथ केदार सिरोही जी भी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए पैनल में जुड़ गए। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में जब डॉक्टर गुलरेज शेख साहब से मैं सवाल पूछ रहा था तो वो आपके कांग्रेस के युवा नेताओं पर और कांग्रेस के जो दावे हैं लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में जीतने के दावे पर वो कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं सुबह से, कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये जो मतदान प्रतिशत मध्य प्रदेश की आज 6 सीटों पर कम है, ये बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है, थोड़ा आप समझाएंगे? और इन 6 सीटों पर जो अब तक परसेंटेज आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सिरोही जी? देखिए, भाजपा की जो बात है वो एक आदम गोडवी साहब ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये बातें झूठे और ये दावे किताबी है। तो पूरा जो मामला है भारतीय जनता पार्टी का, इसके इर्द गिर्द घूम रहा। इन्होंने चुनाव के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की और एक माहौल क्रिएट करने का किया। एक तो नारा खुद नहीं दिया 400 पार का और जनता के ऊपर ले गए, फिर कहा हम एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, फिर दूसरा कहा हम 50-60% वोट डालेंगे। पर ये सब जो आंकड़े इन लोगों ने मैनेज किए, उस आंकड़ों के सामने जो देश के आंकड़े थे उनने इनके सारे सपनों को ध्वस्त कर दिया। अब देखिए ना कि आज देश में जो मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये सरपंची का चुनाव नहीं है सर, ये जिला, जनपद और विधायिका का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव। इसलिए देश के लोग देश की मूलभूत समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आज एजुकेशन लोन 1 लाख करोड़ का हो गया, आज क्रेडिट कार्ड जो है वो 1 लाख करोड़ का हो गया, आज जो दूसरे जो किसानों के लोन है वो 20-22 लाख करोड़ के हो गए। ये गोल्ड लोन जो गिरवी रखा है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया।
तो ये जो मूलभूत सुविधाओं के लिए 15 से 20% का जो कर्जा देश के ऊपर बढ़ रहा है, लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सरकार फेल्यूर है। आज गोल्ड अगर कोई आदमी 17% की ग्रोथ के साथ में बैंक में गिरवी रख रहा है इंस्टीट्यूशन में, बाकी प्राइवेट की बात करें तो अलग बात है। एजुकेशन लोन, जहां पढ़ने के लिए 15-20% का मार्केट ग्रोथ हो, ऐसी एग्रीकल्चर के लिए, तो जो मूलभूत सेक्टर है उसमें सरकार पिछड़ी है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे लोगों के साथ में, ये सपने दिखाए थे कि हम डॉलर को जो है वो 50 रुपए पे ले आएंगे। आज आप देख रहे हैं 84 रुपया हो चुका है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात हुई थी, वो आप हम लोग अच्छे तरीके से जान रहे। देश में विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था की बात हुई, बड़ा डंका बजाया, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि भारत इतना बड़ा है कि वो 5वीं अर्थव्यवस्था पर तो आ रहा है। ठीक है केदार जी, लेकिन मुझे ये समझाइए ना, ये समझाइए जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, तमाम मुद्दे ठीक है अपनी जगह सही है, लेकिन कांग्रेस उस मजबूती से जनता के बीच इन तमाम मुद्दों को ले जाती नजर नहीं आई। जनता आज भी ये कहती कि ठीक है, बीजेपी का राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, मोदी की गारंटी हो, जो बड़े फैसले बीजेपी सरकार ने लिए हैं, कांग्रेस उसके विपरीत विपक्ष में बैठकर उन मुद्दों को ठीक ढंग से भुना नहीं पाई है। सर ये भाजपा का कहना है, भाजपा के लोगों का कहना है। आज आप हमारे साथ गांव में चलिए, जनता कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, जो हमारी बातचीतें हुई है, जो हमने 25 वादे लोगों से किए, उन पे पूरा समर्थन मिल रहा है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी शासन, प्रशासन, पुलिस, पैसा, तमाम चीज लगा के भी अपना एक बड़ा केडर की बात कर रही, उसके बाद भी अपना वोट कन्वर्ट, इनका वोटर बाहर नहीं निकला है। इनके वोटर को मालूम, उनके घर, इनका जो वोटर है उसको मालूम, उसके घर नौजवान बैठा है, वो बेरोजगार है। सर 45 करोड़, आपकी रिपोर्ट है, आपकी मीडिया की रिपोर्ट है, 45 करोड़ युवाओं ने आज छोड़ दिए नौकरी की। सर किसानों का 15 साल में सबसे कम भाव मिला है। आप देखिए जो युवा थे वो अग्निवीर बन चुके हैं, 4 साल में रिटायर होकर आ गए, और मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक तो है, ये चीजें जो है, ठीक है। इजहार आप भी हमारे कांग्रेस के मेहमान को सुन रहे हैं, इस पर भी जरा पुष्टि कर दीजिए। खबरें हैं कि कल रात जब अमित शाह भोपाल पहुंचे तो पहले फेज में भी कम वोटिंग हुई थी, इस बार भी वोटिंग कम हुई है सेकंड फेज में। खुद अमित शाह थोड़े चिंतित थे, उन्होंने बीजेपी नेताओं से बैठक की कल देर रात। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में वोटिंग हुई, परिणाम आए, उससे भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित थी, काफी खुश थी, और उसकी कोशिश थी कि जो मोमेंटम जो है विधानसभा चुनाव में निर्मित हुआ है उसको लोकसभा तक जारी रखा जाए। शायद ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट था, उसी की वजह थी, उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दावे किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई, उसने कहीं ना कहीं सभी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें जो है डाल दी। बड़े नेता आए, दौरे किए, अमित शाह खुद आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता जताई इसको लेकर कि जो फर्स्ट फेज था उसमें वोटिंग कम क्यों हुई, मध्य प्रदेश में क्या वजह रही। और अगले ही दिन आप देख रहे हैं कि एक बार फिर वही जो फर्स्ट फेज में हुआ था वही सेकंड फेज में दोहरा दिया गया। हालांकि देशदीप जी ने जो अभी बताई हैं बातें, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी बातें सही साबित होती दिखाई दे रही, क्योंकि शादी का सीजन है और साथ में जो है फसल कटाई भी चल रही है, गर्मी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और साथ ही एक और बड़ी चीज ये है कि जब जनता को लगता है कि उसके मुद्दे नहीं उठाए जा रहा है, उसकी काम की चीजें नहीं है, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेती वोटिंग में। तो कहीं ना कहीं ये सब वजह है जिसकी वजह से जो वोटिंग परसेंट है वो कम हुआ है। जी ठीक है, संक्षिप्त में सक्सेना जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि खुद अमित शाह ने कल जिस तरह चिंता जाहिर की इस कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर, अभी तीसरे और चौथे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में होना बाकी है। अगर यही पैटर्न पहले और दूसरे की तरह पैटर्न तीसरे और चौथे में भी रहा तो ये तो थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। इसमें क्या आत्ममंथन होगा आगे चलकर, क्या लग रहा है? बिल्कुल, बीजेपी ने इस बारे में ऑलरेडी मंथन करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के सोर्सेज यही बताते हैं कि कल जब अमित शाह जी भोपाल आए तो उन्होंने जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे यही मेन मुद्दा था कि क्यों वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। खासतौर से देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया था, उन्होंने एक पन्ना प्रमुख बनाया। पन्ना प्रमुख मतलब रजिस्टर का जो पेज होता है, उसमें अगर एक पेज में 10 वोटर हैं तो उसका भी एक वर्टिकल हेड बनाया था, और उसकी जिम्मेदारी थी कि इन 10 लोगों को आप घर से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लेके आइए। जहां इतनी तैयारी हो और इतना कम वोटिंग परसेंटेज हो तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, और इसके लिए ऑलरेडी काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी इस पे काम कर रही है। और अगर कम होता है पोलिंग परसेंटेज तो डेफिनेटली
बीजेपी के लिए चलिए, चिंता वाकई की ये बात एक बड़ा है। चिंता का सबब है सभी के लिए। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसलिए आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, देशदीप सक्सेना जी, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, केदार सिरोही जी, इजहार, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परसेंटेज ज़रूर कम है, लेकिन फाइनल आंकड़ा नहीं है। लेकिन फाइनल आंकड़ा भी कहता है कि जब तक फाइनल आंकड़ा आएगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज कुछ खास बढ़ता नजर नहीं आ रहा है, और यही चिंता का विषय चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।